अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन VCRS यानी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इन दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं अलग अलग पैरामीटर्स को लेकर के, और फिर हम देखते हैं कि कहाँ पर जो है VCRS सुटेबल है और कहाँ जो है VARS सुटेबल है, और दोनों का किसी पैरामीटर के ऊपर क्या क्या कंपैरिजन हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर दो कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में जो जहाँ पर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को लिखते हैं, और दूसरे कॉलम में वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को लिखते हैं। तो इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट कंपैरिजन है कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है यूजेज हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल वर्क। इसमें वेपर कंप्रेशन सिस्टम में जो हमारा मूविंग पार्ट होता है वो होता है कंप्रेसर, ठीक है, जहां पर हम इनपुट सोर्स देते हैं कंप्रेसर। तो कंप्रेसर को चलाने के लिए हमको क्या देना पड़ता है, मैकेनिकल वर्क देना पड़ता है। और मैकेनिकल वर्क एक तरह का क्या है, हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी है ना। वर्क को हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी कहा जाता है और हीट को लो ग्रेड ऑफ एनर्जी कहा जाता है। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज होता है वो है हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी, जो कि मैकेनिकल वर्क के रूप में हम उसको इनपुट देते हैं। जबकि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है ये यूज करता है लो ग्रेड ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसमें जो इनपुट सोर्स है वो है हमारा जनरेटर, ठीक है। और जनरेटर में हम जो सप्लाई करते हैं वो है हीट। तो इसमें वेपर एब्जॉर्प्शन में जो इनपुट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है हीट, और हीट एक तरह का क्या है, लो ग्रेड ऑफ एनर्जी है। तो ये पहला कंपैरिजन हो गया दोनों में, ठीक है। दूसरा कंपैरिजन जो है वेपर कंप्रेशन में देखते हैं कि वेपर कंप्रेशन में मूविंग पार्ट जो होता है वो कंप्रेसर में होता है। तो कंप्रेसर में मूविंग पार्ट होता है, इस कारण से मोर वियर, वहां पर मूविंग पार्ट जितना होगा वियर उतना ही ज्यादा होगा, टीयर होगा, नॉइज उत्पन्न होगा। तो ये सब VCRS में जो है ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ मूविंग पार्ट क्या है, कंप्रेसर है। जबकि वेपर एब्जॉर्प्शन में बात करें तो यहाँ पर मूविंग पार्ट क्या है, पंप है। एक मूविंग पंप है कंप्रेसर, जहाँ की ये गैस को हैंडल करता है, वही पंप जो है ये लिक्विड को हैंडल करता है ना। तो इसमें जो पंप में मूविंग पार्ट कम होता है, तो ये स्मॉल एलिमेंट होता है सिस्टम का, और इसका ऑपरेशन जो होता है VC वेपर कंप्रेशन की तुलना में स्मूथ होता है, ठीक है, क्योंकि मूविंग पार्ट इसमें छोटा होता है ना। और ये लिक्विड का हैंडलिंग भी करता है, तो इसीलिए इसमें ऑपरेशन स्मूथ होता है, और इसमें ऑपरेशन जो है नॉइजफुल होता है, वियर टियर होता है। दूसरा कंपैरिजन हो गया। तीसरा कंपैरिजन हो गया कि यहाँ पर वेपर कंप्रेशन में जो रेफ्रिजरेंट है वो इंटरिंग इन लिक्विड स्टेट इन कंप्रेसर। अगर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में लिक्विड स्टेट में एंट्री ले लिया तो वो डैमेज कर देगा कंप्रेसर को। जैसे कि हम लोग इससे पहले भी पढ़े थे कि वेट कंप्रेशन जो होता है, वेट कंप्रेशन वो कंप्रेसर के लिए खतरनाक होता है ना। तो हम चाहे कभी नहीं चाहते हैं कि रेफ्रिजरेंट जो है कंप्रेसर में लिक्विड स्टेट में चला जाए। अगर वो चला गया तो फिर कंप्रेसर को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। लेकिन इसमें जो है वेपर एब्जॉर्प्शन में कि लिक्विड ट्रेस ऑफ रेफ्रिजरेंट प्रेजेंट इन पाइपिंग एट द एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर कंस्टिट्यूट नो डेंजर। मतलब हो गया कि वेपर एब्जॉर्प्शन में देखिए, यहाँ पर वेपर कंप्रेशन में इवेपोरेटर के बाद तो कंप्रेसर ही न लगा रहता है। तो हम चाहते हैं कि इवेपोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट आउट हो रहा है वो यहाँ पर लिक्विड नहीं होना चाहिए। वेपर एब्जॉर्प्शन में मतलब हो गया कि यहाँ पर इवेपोरेटर के बाद तो एब्जॉर्बर लगा हुआ रहता है। तो इवेपोरेटर से अगर रेफ्रिजरेंट लिक्विड स्टेट में भी अगर निकल गया तो ये वह सीधे चला जाएगा एब्जॉर्बर में, है ना। तो इससे हमको किसी भी तरह का डेंजर यहाँ पर वेपर एब्जॉर्प्शन में
इवापोरेटर से रेफ्रिजरेंट का लिक्विड फॉर्म में रिलीज होना कोई किसी भी तरह का यहाँ डेंजरिंग सिचुएशन क्रिएट नहीं करता है। तो तीसरा कंपैरिजन ये हो गया। चौथा कंपैरिजन हो गया कि परफॉर्मेंस इज एडवर्सली अफेक्टेड एट पार्शियल लोड। मतलब हो गया कि जो सीओपी है और उस पर लोड क्या है, पार्शियल है। मतलब थोड़ा सा हम लोग लोड दे रहे हैं और पूरा सिस्टम को हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस जो है एडवर्सली इफेक्ट होता है इससे। ठीक है, जबकि वेपर एब्जॉर्प्शन में जो है ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब लोड को रिड्यूस कर देने से उसको उसकी परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं करता है ना। हम लोग वेपर कंप्रेशन में कई तरह के पैरामीटर को लेकर के देखे थे कि इवेपोरेटर प्रेशर को लो कर देना है ना, कंडेंसर प्रेशर को हाई कर देना, सुपर हीट कर देना, सब कूल कर देना। तो इन सब कारणों से जो है सीओपी जो होता था वो अफेक्टेड होता था। लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको आउटपुट सोर्स जो कि हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है और इनपुट सोर्स जो जनरेटर में सप्लाई किया गया हीट है, इन दोनों चीजों पे ही उसकी परफॉर्मेंस है। इसीलिए यहाँ पर लोड को रिड्यूस करना या करने से यहाँ पर कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा। पांचवा है कि सीओपी डिक्रीज कर जाता है जब हम इवेपोरेटर प्रेशर को घटा देते हैं। जैसा कि हम पैरामीटर में भी पढ़ चुके हैं कि किस वेपर कंप्रेशन का जो सीओपी होता है वो घट जाता है जब हम उसके इवेपोरेटर प्रेशर को घटा दें, है ना। जबकि वेपर एब्जॉर्प्शन में कहता है कि ये सिर्फ वेपर एब्जॉर्प्शन में कि जो इवेपोरेटर होता है वो लोअर प्रेशर पर ही वर्क करता है विदाउट अफेक्टिंग द सीओपी, बिना सीओपी को इफेक्ट किए हुए, है ना। क्योंकि वेपर कंप्रेशन में इवेपोरेटर प्रेशर को घट जाने से और एक तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी घट जाता था और दूसरा चीज है कि कंप्रेसर वर्क यहाँ बढ़ जाता था। तो यहाँ तो कंप्रेसर जैसा कुछ लगा हुआ तो है नहीं वेपर एब्जॉर्प्शन में, इसलिए मतलब यहाँ पर इवेपोरेटर जो होती है वो लोअर टेम्परेचर पे, लोअर प्रेशर पर ही वर्क करता है और इससे हमारा सीओपी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम सीओपी की बात करें तो वेपर कंप्रेशन का सीओपी बहुत ही अच्छा होता है ना। लेकिन वेपर एब्जॉर्प्शन में सीओपी जो होता है वो पुअर होता है, क्योंकि वेपर कंप्रेशन में हमें ज्यादा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलती है, जबकि वेपर एब्जॉर्प्शन में रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का मान कम हो जाता है। तो इस कारण से सीओपी वेपर कंप्रेशन का ज्यादा होता है। अगला कंपैरिजन है कि वेपर कंप्रेशन का यूज हम लोग वहां करते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली हमें अवेलेबल हो, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। क्योंकि इसमें कंप्रेसर को चलना है, कंप्रेसर को चलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो वेपर कंप्रेशन उस जगह के लिए या उस रीजन के लिए सुटेबल होता है जहां इलेक्ट्रिसिटी इजीली अवेलेबल है। जबकि वेपर एब्जॉर्प्शन में जो है ये मतलब यूज होता है वहां पर जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है या फिर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो वैसे जगह पे हम वेपर एब्जॉर्प्शन को का यूज करते हैं। इसके बाद है कि ये चूंकि एक मूविंग पार्ट है, ये ज्यादा वर्क भी लेता है, तो इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल कैपेसिटी। जनरली इसका यूज हम लोग छोटा छोटा कैपेसिटी के लिए करते हैं। अगर बड़ा कैपेसिटी में करेंगे तो हमें यहाँ बहुत ज्यादा वर्क देने की जरूरत पड़ेगी। जबकि इस वेपर एब्जॉर्प्शन का हम लोग लार्ज कैपेसिटी, क्योंकि यहाँ पर हीट सोर्स ही देना पड़ता है और फ्यूल अगर हमें इजीली अवेलेबल है या सोलर हीटर सब है, सोलर एनर्जी है, तो इन सब चीजों के लिए हम बड़ा सा यूनिट भी बैठा सकते हैं। तो वेपर एब्जॉर्प्शन को अगर छोटा सेटअप के लिए अगर हम लोग लें तो इसमें बहुत ज्यादा मतलब पार्ट्स जो है, नंबर ऑफ पार्ट्स ज्यादा है, तो फिर ये लार्ज स्पेस भी लेता है और प्लस में सीओपी भी कम मिलता है। तो इसका जनरली यूज जब लार्ज कैपेसिटी के लिए हम यूज करते हैं, इसका प्लांट बड़ा होता है
और लगभग 1000 TR से एबव होती है तब हम वेपर एब्जॉर्प्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिक हमारा कंपैरिजन था वेपर कंप्रेशन और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में।